सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक भारत की खोज को पढ़ेंगे। इसके पहले पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। और यह घटना जो कि अहमदनगर के किले में घटित हो रही है तब की है जब भारत स्वतंत्र नहीं था। उस समय भारत स्वतंत्रता के दौर से गुजर रहा था और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर शुरू था। उसमें बहुत सारे नेताओं को पकड़कर जगह जगह नज़रबंद कर दिया गया था। तो नेहरू जी को भी कई सारे नेताओं के साथ पकड़कर एक किला था अहमदनगर का, उस किले में कैद कर दिया गया। तो नेहरू जी अपने मनोभावों को उस किले में प्रकट कर रहे हैं। और आगे इस पाठ में देखते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अब जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा है। इसके पहले वे 8 जेल यात्रा कर चुके थे और यहाँ पर भी उनको 20 महीने से अधिक का समय बीत चुका था। तो जब मनुष्य अकेला होता है तो कोई ना कोई प्राकृतिक उपादान ही उसका सहारा होता है। तो नेहरू जी का जो यहाँ सहारा है वो चाँद है। तो जब नेहरू जी आए थे तो अप्रैल का महीना था और उस समय दूज का चाँद था और रात्रि के समय उनको यहाँ लाया गया था। तो जब चाँद पूर्ण रूप से निकलता तो उन्हें पता चल जाता कि आज हमें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। फिर अगले महीने में 2 महीना, ऐसे वे चाँद को देखकर जोड़ते और उन्हें चाँद से एक आशा भी मिलता कि हर रात्रि के बाद एक सुबह अवश्य होता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। क्योंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथ हो गई। हाँ, अतीत का भार। अतीत मतलब क्या होता है? जो हमारा बीता हुआ कल है, हमारा इतिहास है। अब उसके बारे में बात कर रहे हैं नेहरू जी, इस किले का जो अतीत है। तो अब नेहरू जी बता रहे हैं कि इसके पहले भी उन्होंने कई जेल यात्राएँ की हैं। वहाँ पर भी उन्होंने जेल के भीतर बहुत सारे काम किए, जिसमें उनका सबसे जो पसंदीदा काम था वो था बागवानी। तो वो आकर के इस अहमदनगर किले में भी उस काम को शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका यहाँ शुरू करते हैं तो यहाँ इनको समस्या यह होती है कि मिट्टी में पत्थर और बहुत सारे अवशेष जो पुराने ज़माने के थे वे दबे हुए थे, जिससे इनको खोदने में कठिनाई हो रही थी। तो उन्हें उस अतीत के बारे में स्मरण हो जाता है कि इस किले ने पता नहीं कितनी षड्यंत्र, पता नहीं कितने युद्ध, बहुत कुछ देखे हैं। लेकिन इस किले की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी चांद बीबी नामक महिला का अकबर से युद्ध। एक्चुअली यहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम था चांद बीबी और अहमदनगर पर उनका शासन था। उस समय भारत का जो सम्राट अकबर था, सबसे महान सम्राट हुआ करता था, तो उसने अहमदनगर पर आक्रमण किया और यह महिला वीरता से लड़ी अपने पुत्र नारायण राव के साथ। लेकिन अंत में इसके ही एक सहयोगी ने इसको मार दिया। तो उसकी जो वीरता थी वह नेहरू जी को स्मरण हो जाती है। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले।
हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल को छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं अब जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता। गेटे एक पाश्चात्य विद्वान थे और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था कि इतिहास लेखन अतीत के भारी मतलब जिस तरह से सामान्य तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आप भविष्यवेत्ता न बनकर आप यथार्थ बातों को करते हैं, वहाँ पर जो इतिहास लेखन है वह आपको बोझ नहीं बनने देता आपके ऊपर। तो नेहरू जी वही बात कहते हैं कि जब हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया तो यहाँ की मिट्टी के नीचे प्राचीन अवशेष मिलने लगे। तो इससे हमें पता चला कि नहीं, इस किले का भी कुछ इतिहास रहा होगा। लेकिन उस समय तक तो हम स्वतंत्र थे नहीं, और आगे के वहाँ के जो किले में अधिकारी थे उन्होंने भी हमें आगे खुदाई के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कलम उठा लिया, पेन उठा लिया लिखने के लिए, और मैंने इतिहास लेखन का काम शुरू किया। और उस समय तक तो भारत आज़ाद था नहीं, और पूरा जितना मेरे पास जो भी अनुभव था उस अनुभव के आधार पर ही मैंने लिखना शुरू किया। क्योंकि मैं अपने आप को भविष्यवेत्ता तो बना नहीं सकता था कि मैं भगवान बनकर या खुदा बनकर किसी बात का भविष्यवाणी करता या भविष्य लिखता। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इन सब का वारिस हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों को विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि जो अतीत का भार होता है, जो इतिहास का भार होता है, वह हमें बहुत प्रभावित करता है। कभी कभी तो उसका जो दबाव होता है वह बिल्कुल व्यक्ति को निराशा की तरफ ले जाता है, और कभी कभी उससे आशा भी मिलती है। तो उन्होंने फिर कहा कि जिसका जितना ही पुराना अतीत है, जिसकी सभ्यताएं जितनी पुरानी हैं, वहाँ का जो इतिहास है उतना ही विस्तृत है। कहने का मतलब यही है, जैसे भारत का इतिहास और चीन का। तो भारत और चीन की जो सभ्यताएं हैं बहुत ही पुरातन सभ्यताएं थी। चीन में भी दजला फरात के नहीं, चीन में वांगहो नदी के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई थी, और भारत में भी सिंधु के किनारे। तो यहाँ की जो सभ्यताएं थी पुरातन काल से चली आ रही थी, और पूरे विश्व ने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा था। तो वही बात कर रहे हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और हमने इन हज़ारों सालों में क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया, कितने लड़ाइयाँ हुई होंगी, कितने उनमें विजय प्राप्त हुई, कितनों में हार का सामना करना पड़ा होगा। तो जहाँ हार का सामना करना पड़ा होगा उनकी यंत्रणा, उनका दुख, उनका दंड हमें सहना पड़ा होगा विजय की खुशी का। तो जो ये चल रहा है वो पहले भी था और आज भी है और चल रहा है। तो वह जो इतिहास है वह हमें दुख भी देता है और आशा भी उससे हमें मिलती है। तो यह तो हमारे भीतर ही
बसा हुआ है। भारत का जो इतिहास है वह तो हमारे भीतर ही बसा हुआ है, क्योंकि इसी से तो हमारा वर्तमान बना है और भावी जो रूप है वह भी इसी से बनेगा, भारत के इतिहास से ही। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर ही स्पर्श कर सकता हूँ। फिर नेहरू जी अपने लेखन के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से लिखना चाहते हैं। उनके मन में आता है कि भारत का ये जो विरासत है यह तो बहुत ही विशिष्ट है और इसके बारे में लिखने के लिए जो मेरे पास विचार हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है। इसलिए उनके मन में एक भय भी है, लेकिन वो लिखने का प्रयास करेंगे और करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं भले उतना अच्छे से न लिख पाऊँ, लेकिन इसको ऊपरी तौर से ही ज़रूर छूने का प्रयास करूँगा। उतना गहराई तक नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ऊपर से ही छू कर निकलने का प्रयास करूँगा।